क्या? अरे Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कुछ आया डेट आप लोगों का? कोई नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। जो लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करे थे वो पॉइंट क्लियर कि कहाँ से Yes, sir. कहाँ पे जाने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है। अब देखिए, अगर दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, ठीक, और मैंने कहा कि दोनों पार्टिकल कब मीट करेंगे, ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर दो पार्टिकल हैं, दोनों एसएचएम कर रहे हैं, तो कब मीट करेंगे और कब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होगी। अगर दोनों पार्टिकल मीट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई दो पार्टिकल हैं ए और बी, मैंने माना यहाँ पे मीट कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं, एसएचएम के दौरान किसी पोजीशन पे मीट किए वो दोनों, क्योंकि सेम एम्पलीट्यूड पे वो लोग एसएचएम कर रहे थे, ठीक। इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करेंगे? अगर दोनों मीट कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की एक्स पोजीशन सेम होगी मीन से, Yes, sir. है ना। और दोनों की क्या होगी? एक्स पोजीशन सेम होगी। अब देखिए, जो हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में देखा था, अब इसको थोड़ा सा और
मैंने क्या कहा था, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लोग रेफरेंस मानेंगे, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट यही होगा आपका। ठीक, इसके रेस्पेक्ट में आप लोग बता दें कि पार्टिकल की इनिशियल फेज क्या है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ पे है पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे, यह मान लेते हैं यहाँ से मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ। आपको एनालिसिस करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। मैंने कहा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ और किसी t टाइम पे पार्टिकल इस पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक, तो ये कितना एंगल मूव किया, ओमेगा टी। टी टाइम में इसने कितना एंगल मूव किया होगा, ओमेगा टी। ये एम्पलीट्यूड है, ये कितना होगा, ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब मैंने क्या देखा कि मैंने क्या किया था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट किया था। तो उसका जो एक्स मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो क्या बताएगा, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। हमारे डिस्प्लेसमेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन मैंने क्या माना हुआ है, फाइव को जीरो। मैंने कहा कि मेन पोजीशन पे पार्टिकल टी इज इक्वल टू जीरो पे यहीं पे, तो फाइव कितना होगा, जीरो होगा। तो आपने कहा कि इसका अगर मैं एक्स कंपोनेंट लूंगा तो ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन देगा। ठीक, वेलोसिटी इक्वेशन कैसे आएगी, डिफरेंशिएट यहां पे कैसे बताऊं, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना, मैं कैसे बताऊं वेलोसिटी के बारे में। पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करता है तो जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है, यही होती है ना, ये वेलोसिटी होगी। ये v इज इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। आर कितना है, ए, ए ओमेगा। ठीक, ए ओमेगा, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी है, तो ये भी ओमेगा टी होगा। ठीक, Yes. ये ओमेगा टी है तो ये भी ओमेगा टी होगा। ए ओमेगा का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या दे रहा है, किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी। हमारा रिलेशन ये था ना जो हमने पढ़ा था, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो ये जो ए साइन ओमेगा टी था ये क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब वैसे ही वेलोसिटी का जब आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया तो आपको एसएचएम में पार्टिकल की वेलोसिटी मिली। ठीक है, पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एटी की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो होगा ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सिर्फ Yes. और सिर्फ क्या, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब पार्टिकल के पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन को कैसे निकालें। हम लोग दोनों चीजों को सीख रहे हैं, सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग अभी, और ये इसके सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसएचएम को। एक्सीलरेशन को कैसे लिखें, सोच के बताइए, एक्सीलरेशन कैसे लिखा जाए। आपको ये पता है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें कौन सा एक्सीलरेशन मौजूद है, सेंट्रीपिटल। V square by A. v स्क्वायर बाई आर, दैट v स्क्वायर बाई ए। इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये है ना सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो हम लोग जो लिखते हैं एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर।
तो यहाँ पे v स्क्वायर बाई आर का मतलब क्या हो गया, v स्क्वायर बाई ए, तो हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, a ओमेगा स्क्वायर। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये ओमेगा टी है, तो ये भी क्या होगा, ओमेगा टी। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी देखिए इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और ये एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लिखेंगे क्या लिखेंगे, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। यह है समझ में। इसलिए हम लोग एसएचएम को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हम लोगों ने कन्वेंशन दिया है उसके हिसाब से जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के और डिस्प्लेसमेंट के, वो सब एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया सर। नोट कर लीजिए। यस सर। Yes, sir. मैंने कहा एक पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये क्या है a/2, और एक और पार्टिकल है वो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन। दोनों एसएचएम कर रहे हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है। ठीक है, मेरे को ये बताना है फाइंड टाइम, व्हेन दे मीट फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कब मिलेंगे। अब देखिए ये पार्टिकल ऐसे मूव करे, इसका मतलब ये मूव करता हुआ यहाँ पे कहीं पहुंचेगा, ऐसे करेगा ना, ये तो ऐसे। ठीक, ये वाला पार्टिकल भी मूव कर रहा है तो ये भी ऐसे आएगा। तो मैंने माना किसी टाइम पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, ये पोजीशन है जहां पे ये लोग मीट कर रहे हैं। ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक, अगर दोनों पार्टिकल मीट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा उस इंस्टेंट पे, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से पहला वाला पार्टिकल भी इसी पोजीशन पे होगा और दूसरा वाला पार्टिकल भी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसी पोजीशन पे होगा, तभी तो मीट करेंगे। दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए, इसको मतलब मीट करेंगे। ठीक, तो अभी आपने क्या देखा था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था वो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब अगर दोनों पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम होना चाहिए। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है इसका मतलब दोनों को दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे लाई करने चाहिए। नहीं आया, जैसे कि मैंने कहा कि पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं दोनों पार्टिकल। ठीक है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैंने कहा कि ए वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है और बी वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है। दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम है ना। ये कब सेम होगा? जब दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होंगे, तभी तो इसका कंपोनेंट ये वाला और इसका कंपोनेंट ये वाला दोनों सेम होंगे। इसका मतलब दोनों की पोजीशन सेम है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दो पार्टिकल ऐसे जब करें वो कब मीट करेंगे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट। इसको लिख लीजिए, फिर एक एक करके आगे चलते हैं। थोड़ा धीरे चलूंगा इस वाले पार्ट से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो हो गया। लिख लिया? Yes. अब देखिए सेकंड पॉइंट, जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम है। दोनों सेम इसी सर्कल पे मूव कर रहे हैं, ओमेगा सेम है, क्योंकि मैंने क्या दिया हुआ है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम। ठीक है, अगर दोनों का टाइम पीरियड सेम है ऑसिलेशन का, इसका मतलब दोनों का ओमेगा सेम होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, लीनियर लीनियर डायरेक्शन में आते हैं कि एक कार है, एक दूसरी कार है, दोनों की स्पीड सेम है, और मैंने कहा कि इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी थी? 10 मीटर। ठीक, तो ये हमेशा 10 मीटर ही रहेगी, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। ठीक, अगर दोनों की स्पीड सेम है, इसका मतलब जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी वो हमेशा सेम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं। अगर मैं सर्कुलर मोशन में बात करूं तो ए पार्टिकल मैंने मान लिया, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने लिया था ये पार्टिकल कहाँ जा रहा था? राइट साइड में। तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, ऊपर वाली कि नीचे वाली? ऊपर वाले। ये पहला पार्टिकल हो गया ए, इसको फर्स्ट पार्टिकल ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल। ठीक, और दूसरा पार्टिकल हमारा कहाँ पे था? t इज इक्वल टू 0 पे मीन पे, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, ऊपर वाले कि नीचे वाले? नीचे वाले। नीचे वाले। ये सेकंड पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जैसे हम लोग लीनियर में बात कर रहे थे कि अगर दोनों कार की स्पीड सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज सेम होनी चाहिए दोनों के बीच में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फेज डिफरेंस, ये सेम होना चाहिए ना। ये मैंने Yes. कहा कि मान लीजिए 120 डिग्री है, तो ये हमेशा 120 डिग्री होगा दोनों के बीच में, क्योंकि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, ये ऐसे मूव करते रहेंगे। तो इन दोनों के बीच की जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
क्योंकि यहाँ पे दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इसलिए फेज डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 will always be constant. क्लियर है? यस और अभी आपने देखा कि अगर दोनों पार्टिकल को मीट करना है तो दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। तो सबसे पहले तो ये एंगल निकाल लीजिए कि इन दोनों के बीच में एंगल है कितना। इसको मान लीजिए थीटा। तरीका वही था, ये ए है, ये कितना था a/2, मतलब कि ये डिस्टेंस a/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू a/2 डिवाइडेड बाई a, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 1/2 60 डिग्री, यही आएगा ना? यस ठीक, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आपने मान लिया 5, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 प्लस 60, 150 डिग्री। ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा 150 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब दोनों को अगर मीट करना है इसका मतलब दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होने चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ पे है और एक पार्टिकल इस वाली लाइन पे, ऐसे ही है ना दोनों पार्टिकल। ठीक, ये मूव कर रहा है सेम एंगुलर वेलोसिटी से, मतलब कि ये पोजीशन हो सकती है जहां पे दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होते हैं। अरे समझ में? ठीक, तो आपने कहा कि ये वाला पार्टिकल, सेकंड वाला पार्टिकल यहाँ पे पहुंच चुका होगा और फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ पे कहीं पहुंच चुका होगा। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना था 150। इसका मतलब अगर दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे हैं तो ये वाला और एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम होने चाहिए ना। तो ये यस कितना हो जाएगा 75 और ये भी कितना हो जाएगा 75। क्लियर है? ठीक, अब किसी भी एक पार्टिकल को देखिए, मेरे को तो टाइम निकलना है यहाँ पे, तो अगर मैं सेकंड वाले पार्टिकल को देखूं तो सेकंड वाला पार्टिकल कितना एंगल मूव किया 90 प्लस 75, है ना? सेकंड वाला पार्टिकल कितना एंगल मूव किया है 90 प्लस 75, तो 90 प्लस 75 ये तो आपका डिग्री में है। ठीक, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे पाई डिवाइडेड बाई 180। यस ये आ गया थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि कांस्टेंट है ना वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ओमेगा टी। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाई 180 इनटू पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, ओमेगा का मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा कि कितने टाइम फिर पे भी लीड दोबारा करेंगे। बता दो एक बार। क्या सर एक बार ये दोबारा बता दो, ये 75 कैसे आ? ये 75 कैसे आया? आपने कहा कि सेम वर्टिकल लाइन पे आ गए, अगर दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे आ गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना, यस आ गया। और टोटल एंगल कितना है 150, तो उसका आधा कर दीजिए 75। तो किसी एक को देखेंगे, ये 2 वाला पार्टिकल कितने एंगल मूव किया है इसमें 90 प्लस 75 दैट मींस 165। ठीक है, और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, बस इसमें पुट किया टाइम आ जाएगा। ओके क्लियर है? यस सर। यस नोट कर लीजिए, मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन जितने मन चाहे उतने बना लीजिए, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। सर हो गया।
रुक जाइए, सबको नोट करने दीजिए। Yes, sir, done. इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट लिखिए, फाइंड टाइम। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, फाइंड टाइम when distance between particles is maximum. Find time when distance between particles is maximum. कितने टाइम पे दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम हो? इसको कैसे समझें? देखिए, फिर से एक बात को हम रिवाइज करते, जो उन्होंने 2 ब्लॉक सिस्टम पढ़ा था, याद कीजिए, आप लोग कर चुके हैं। मैंने कहा था ये m1 मास है, ये स्प्रिंग है, ये m2 मास है। याद है क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? ये मैंने कहा 20 मीटर पर सेकेंड है। तो आपसे पूछा गया था फाइंड मैक्सिमम एलोंगेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन, याद आ रहा है? और इसको उन्होंने रिड्यूस मास सिस्टम से किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या आपने काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास निकाला? वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पे जब हम लोग कह रहे थे कि दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, तो उस समय इन दोनों की वेलोसिटी सेम थी। लॉजिकली सोचिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते, जिनको याद नहीं आ रहा। अब ये नेचुरल लेंथ पे है स्प्रिंग आपका, तो यहाँ पे जब आपने इसको वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्प्रिंग एलोंगेट होगा। अगर ये स्प्रिंग एलोंगेट हो रहा है, तो स्प्रिंग को जो इस वाले पॉइंट मास पे लगेगा, वो कहाँ लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन kx। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी टाइम के रेस्पेक्ट में? डिक्रीज, क्योंकि kx अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, अगर मैं इस वाले पॉइंट मास को देखूं, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा होगा? राइट डायरेक्शन में। yes, स्प्रिंग फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स दोनों तरफ से लगता है। ठीक, तो अगर इधर से लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो आपने कहा कि इस पे फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, ये और आगे मूव किया, और आगे मूव करेगा तो स्प्रिंग अभी एलोंगेट हो रही है। ठीक है, तो kx की वैल्यू और इंक्रीज होगी, तो इसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज होती रहेगी, और इसकी स्पीड टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होती रहेगी। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सेम। ठीक है, अब मेरे को ये नहीं पता कि उस समय मैक्सिमम एलोंगेशन है कि, मैं उसके आगे के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एक ऐसा टाइम आया जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई, उसके बाद क्या होगा? इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज हो रही है ना, और इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो एक टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है, वो इस पार्टिकल की वेलोसिटी से कम हो जाएगी। होगा ऐसा? तो आगे वाले की स्पीड मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, और पीछे वाले की स्पीड मान लीजिए 15 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी ना। पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है और आगे वाले की स्पीड कम है, तो डिस्टेंस कम होने लगेगी। तो इसका मतलब मेरे को एक पार्ट तो समझ में आया, जब आगे वाले की स्पीड ज्यादा थी पीछे वाले के कंपैरिजन में, तो डिस्टेंस बढ़ रही। ठीक, लेकिन जब दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी, उसके बाद पीछे वाले की स्पीड ज्यादा होगी, तो डिस्टेंस कम हो रही है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कब हुआ होगा? जब दोनों के बीच के बोले कि दोनों की वेलोसिटी क्या रही होगी? सेम। yes, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी सेम रही होगी, तब हमारी क्या होगी? मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दोनों पार्टिकल्स के बीच।
सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे दोनों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं। अगर दोनों पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी जब सेम रही होगी तब इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या रही होगी? मैक्सिमम। ठीक, अब हम लोग सर्कुलर मोशन में अगर चीजों को ध्यान से देखें तो मेरे को चीजें और अच्छे से इसको मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हाँ ऐसा हो रहा है। अभी आपने कहा कि दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे होंगे तो इसका मतलब दोनों की लोकेशन सेम है, मतलब कि मीट करेंगे। ठीक, मेरे को तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। नहीं आ रहा समझ में? एक दो डायग्राम देखने से समझ आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा ये है, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं। ये वन पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, सेकंड वाले पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे ना, सेम हॉरिजॉन्टल। तो मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट है दोनों पार्टिकल्स के बीच की। पहला वाला पार्टिकल यहाँ पे है एसएचएम में और दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक, यार समझ में? मैंने कहा कि किसी और कोई और सा लोकेशन ले लेते हैं। मैंने कहा फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल यहाँ पे है, फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा होगा। अगर इसका देखूं तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये रहा होगा। मैक्सिमम ये वाला है कि ये वाला? दोनों दूर दूर हैं, फर्स्ट वाला। तो यही वाला होगा, फर्स्ट वाला। Yes. और अभी जो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा था कि दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो वेलोसिटी सेम होगी, इसका मतलब क्या? Maximum distance. तो वो कैसे बता रहा है कि वेलोसिटी सेम नहीं होगी तो मेरा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा दोनों? ये कैसे प्रूव हो रहा है? दोनों का x सेम होगा क्योंकि वेलोसिटी में याद कीजिए कंपोनेंट आता है v इज इक्वल टू a, सॉरी, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों का x सेम होगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन दोनों अलग अलग होनी चाहिए। दोनों सेम लोकेशन पे नहीं, दोनों की पोजीशन मीन के रिस्पेक्ट में। एक अगर राइट होना चाहिए तो दूसरा कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट में, तभी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा। ठीक, तो इसका मतलब दोनों की मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक्स पोजीशन लेफ्ट वाली और एक्स पोजीशन राइट वाली क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और उसमें वेलोसिटी भी सेम होगी फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब दोनों पार्टिकल्स होंगे तब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? मैक्सिमम। पहले कॉन्सेप्ट लीजिए और इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। सेम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दोनों पार्टिकल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे, सॉरी, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। हो गया क्वेश्चन?
ये था ना 150 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री। तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये पोजीशन हो सकती है। ठीक है, इस पोजीशन पे दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला पार्टिकल यहाँ पे कहीं पहुंच चुका होगा, सेकंड वाला पार्टिकल यहाँ पे कहीं पहुंच चुका होगा। ये कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो किसी भी एक पार्टिकल को देख लीजिए, ये इसने कितना थीटा मूव किया फर्स्ट वाले पार्टिकल ने, 60 तो ये था, और ये कितना था 15, 90 है ना टोटल ये। ठीक है, तो ये 15, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल कितना एंगल मूव किया 60 प्लस 15, 75 डिग्री। तो 75 को आपने किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में, इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा कि कब ये मीट करेंगे, सॉरी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। सर ये 75 कैसे हुआ? ये अरे वही चीज है, 150 डिग्री था ना दोनों के डिफरेंस। अब दोनों जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो जाएंगे तो ये वाला एंगल 75 और ये वाला एंगल भी 75 है। नहीं सर, हमने 75 को पाई बाय 180 क्यों किया? ये कितना एंगल मूव किया, 1 वाला कितना एंगल मूव किया है? सर नहीं, वो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए नहीं आ गया सर, आ गया। क्लियर? यस। अच्छा, आप लोगों को एसएचएम वेव ऑप्टिक्स पहले तो ये करेंगे, उसके बाद क्या मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर करवा दूं, क्योंकि वो हमेशा आखिरी में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रह जाता है कुछ पार्ट, और शुरुआत में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैट वगैरह तो हमेशा पढ़ते रहते हैं डिटेल में। यस सर, ऐसे ही ठीक रहेगा, पहले मॉडर्न फिजिक्स ही करवा दो। वेव ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइस से सेमीकंडक्टर में आपको पता है 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स होते हैं, और मॉडर्न फिजिक्स से भी कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अगर वहां से दोनों मिला के देखें तो 8-10 क्वेश्चन होते हैं, और वेव ऑप्टिक्स हो गया तो 2 क्वेश्चन वहां से, लगभग 10-12 क्वेश्चन। ठीक है, 12 × 48, लगभग 50 नंबर आपके हाथ में। नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, वो एम्स में था, नीट में नहीं। तो एनटी ने अभी तक कोई सिलेबस अपडेट तो किया नहीं है, तो हम लोग कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, यस। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? यस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी इन एसएचएफ। याद कीजिए, जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे थे तो वर्क पावर एनर्जी में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, उसके लिए हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि अगर फोर्स एक किसी 3 फॉर्म में हो तो हम लोग कहते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या देखा था, अगर फोर्स आपका कांस्टेंट है जैसे 2 न्यूटन, इसका मतलब वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने कहा फोर्स अगर इस फॉर्म में है Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप, मतलब कि i का x कंपोनेंट, मतलब कि x वेरिएबल होना चाहिए, ये y वेरिएबल होना चाहिए, और ये z वेरिएबल होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तब भी कैसा फोर्स होगा आपका, कंजर्वेटिव। थर्ड फॉर्म हमने देखा था कि अगर फोर्स आपका परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है, जिसको हमने पार्शियल इंटीग्रेशन से सॉल्व किया था, याद आ रहा है? तो अगर परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म है
अगर इन तीनों में से कोई सा भी फोर्स है तो हमारा कैसा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये माइनस है 0 1, तो यहाँ पे जो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस के एक्स आई कैप। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ फोर्स को, पार्टिकल तो इस डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है, ठीक, तो जो फोर्स लगेगा वो माइनस के एक्स होगा इंटू आई कैप। स्टार्टिंग में ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर इस वाले फोर्स को देखें तो ये कौन से फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला। आई का कोफिशिएंट एक्स वेरिएबल है, यहाँ पे आई का कोफिशिएंट एक्स वेरिएबल है, आ रहा है समझ में। तो ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। तो जो कि वर्क डन जिसमें पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो आपका पाथ इंडिपेंडेंट होगा। इसका मतलब जो एसएचएम में फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स, वो कैसा होता है आपका, कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक। ये फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो एक और कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, इसके जस्ट बाद हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था पोटेंशियल एनर्जी एक कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक, और वो किसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। और हम लोगों ने लिखा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, याद आ रहा है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसका मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। याद आ रहा है, वही है वर्क पावर एनर्जी। मैंने बोला था वर्क पावर एनर्जी आते हैं तो 5-6 चैप्टर को कवर करते हैं उसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपने देखा कि ये फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव था। इसका मतलब इसके कारण जो वर्क डन होगा वो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल के इक्वल होगा, ठीक। आपने मान लिया कि पार्टिकल को आपने 0 से इस पोजीशन तक मूव किया, ये एक्स है, ठीक। अब इस पोजीशन पे आपने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, कितना, dx, क्योंकि फोर्स तो वेरिएबल है। तो याद कीजिए हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, स्मॉल वर्क डन निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं। जो बेसिक तरीका है हमारे पास कि स्मॉल वर्क डन निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल वर्क डन आ जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है kx, यस और नो। डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का राइट डायरेक्शन में होगा तो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ kx। तो आपने क्या कहा कि आपका फोर्स लग रहा है kx और आपने डिस्प्लेसमेंट दिया है dx, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस kx इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 180 माइनस। क्लियर है, ये स्मॉल वर्क डन लिखा आपने कंजर्वेटिव फोर्स के कारण। इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे को टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हम लोग इस पार्टिकल को कहां से मूव कर रहे हैं, मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से किसी बी पोजीशन पे आ गए, ये कोई भी बी पोजीशन है मान लीजिए। हम लोग पार्टिकल को कहां से कहां मूव कर रहे हैं, 0 से बी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यू इनिशियल, यू इनिशियल का मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। हम लोग 0 से मूव कर रहे हैं तो यू इनिशियल क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स पोजीशन। किसी भी एक्स पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब मीन पोजीशन से हम लोग इसको मूव कर रहे हैं 0 से b तक, इसका मतलब x की वैल्यू 0 से लेके x तक, ये होगा ना, x कहां से कहां वेरी कर रहे हैं, 0 से लेके x तक। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू यू मीन पोजीशन माइनस यू एट एक्स पोजीशन। अब u एट x पोजीशन देखिए कितना आ गया, पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू u मीन पोजीशन प्लस
समझ में आया? तो अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है और हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसके हिसाब से भी ये बिल्कुल क्लियर है। देखिए कैसे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने कहा था कि अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे डिफाइन करना है तो मेरे को रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। तो मेरे को तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है पार्टिकल की जब वो किसी एक्स पोजीशन पे है, ठीक। तो आपने कहा कि एक्स पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन प्लस के एक्स स्क्वायर बाई 2 होगी, ठीक। अगर इफ मीन पोजीशन इज टेकन एज रेफरेंस, अगर मीन पोजीशन को ही मैंने रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन कितनी हो जाएगी? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी को याद है, ठीक है। लेकिन हम लोग कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे? ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन को कहीं ना कहीं वो ट्विस्ट कर सकता है। नोट कीजिए। देखिए इस पॉइंट को समझाने के लिए मैंने डेरिवेशन करवाया है, नहीं तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, और मैं ये डायरेक्ट लिखता तो समझ में नहीं आता कि सर ने ये क्यों लिख दिया डायरेक्ट। रेफरेंस से कहा, मैंने तो मेन पोजीशन ले लिया ना, 2 पॉइंट पे पोटेंशियल लिख दिया, रेफरेंस कुछ लिया ही नहीं। उसी में सेकंड पॉइंट लिखा था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डजंट डिपेंड्स ऑन एनी रेफरेंस। तो ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी आपने पढ़ा था, वी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी फॉर्म में याद रखिए। तो यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और याद कीजिए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम था, याद है? तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, तो हाफ एम इंटू के बाई एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी। इसको साइन के टर्म में भी याद रख सकते हैं, वी को क्या रख देंगे? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं। पोटेंशियल एनर्जी वाला मेन कॉन्सेप्ट। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे लें पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा था आपने? मीन पोजीशन की एनर्जी प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये निकाला था ना अभी जनरल एक्स पोजीशन पे। और काइनेटिक एनर्जी कितनी आई?
हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ गया, मेन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हाफ के ए स्क्वायर। अभी जो आपने टोटल एनर्जी लिखी है किस हिसाब से लिखी है, जब आपने मीन को रेफरेंस नहीं माना है, मीन पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन और हाफ के ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी आ रही है ये क्या आ रही है, कांस्टेंट। कांस्टेंट। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में भी एक्स आ रहा था और काइनेटिक एनर्जी में भी एक्स आ रहा था। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या है, आपकी वेरिएबल्स, और टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। इस चीज को ध्यान में रखें, क्योंकि मैं वेव में जाऊंगा तो वेव में जस्ट इसका उल्टा बोलूंगा। क्लियर है? अगर मीन पोजीशन को रेफरेंस ले लिया तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर। ठीक है, मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी अगर मैंने मेन पोजीशन को रेफरेंस लिया तो। क्लियर है अब तक? यस। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ, जब मीन, चलिए उससे पहले एक चीज को समझते हैं। मैंने कहा कि पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ये जीरो पोजीशन है, ये ए पोजीशन है और आपका ये माइनस। अगर जीरो पे है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो। मैं मीन पोजीशन को रेफरेंस मान रहा हूँ, मीन पोजीशन को रेफरेंस मानते हुए सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं ना हम लोग, तो उसके लिए मेन पोजीशन को आपने रेफरेंस माना। तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख देता हूँ साइड में, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर। यही निकाला ना अभी आपने। अब मीन पोजीशन पर जब पार्टिकल होगा तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, हाफ के ए स्क्वायर, जो कि टोटल एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे पहुंचता है तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे सेम वही, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो पार्टिकल इधर मूव कर, मान लीजिए ये पार्टिकल मूव करेगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर पार्टिकल ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ आएगा। ये हुआ वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम, पार्टिकल वापस मेन पोजीशन पे पहुंच गया। ये क्या है, वन ऑसिलेशन ऑफ एसएचएम और वन साइकिल ऑफ एसएचएम। ठीक, मैं सिर्फ एनर्जी को देख रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को देखिए। जब मैं मेन पोजीशन पे था पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, मैं जीरो से कहाँ गया, मैक्सिमम पे। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को देख रहा हूँ, मैं जीरो से कहाँ गया, मैक्सिमम पे, फिर मैक्सिमम से कहाँ पे आ गया, जीरो पे। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की एक साइकिल कंप्लीट हो गई। मैं जीरो से स्टार्ट किया, मैक्सिमम पहुंचा, फिर मैक्सिमम से जीरो पहुंच गया, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस पहुंच गया। इसका मतलब एक साइकिल कंप्लीट होगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर मैं यहाँ से मैक्स जीरो से फिर मैक्सिमम हुआ पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैक्सिमम से फिर जीरो हुआ। इसका मतलब ऐसे से वन साइकिल कंप्लीट करता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दो। ठीक है, और वैसे ही काइनेटिक एनर्जी भी कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, दो। तो सिंपल सा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एसएचएम का फ्रीक्वेंसी एस है, अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2s, दोगुना। यस।
लिख लीजिए। यहाँ पे SHM का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, पार्टिकल उसी पोजीशन पे वापस आ रहा है। लेकिन अगर मैं एनर्जी को देखूं तो जीरो है पोटेंशियल एनर्जी, फिर मैक्सिमम है, फिर जीरो हुआ। अभी तो आधी साइकिल कंप्लीट हुई है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की एक साइकिल कंप्लीट होगी, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। फिर अगले आधी साइकिल में फिर से जीरो, मैक्सिमम, फिर जीरो। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अपनी दो साइकिल कंप्लीट कर रहा है जब पार्टिकल अपना एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। इसलिए अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इज f, then frequency of potential energy and kinetic energy will be 2f। क्लियर है यहां तक? हाँ, तुम कमरे के अंदर आ जाओ। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, पैराबोला, हाफ के एक्स स्क्वायर। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? जीरो। और एक्सट्रीम पे क्या है? मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी इसका जस्ट उल्टा, और टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट होती है। मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? अच्छा ये बताइए टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? कितनी होगी? F। जीरो। फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी जीरो। क्यों? सर वो तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो जीरो क्यों होगी? करेक्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है, लेकिन क्यों? टोटल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी जीरो है। फ्रीक्वेंसी की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। यही है ना बेसिक डेफिनेशन। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगा इन्फिनिटी टाइम के बाद ये साइकिल रिपीट करेगी, क्योंकि कांस्टेंट है ना। तो हम लोग यहाँ पे डिफाइन है, जब इसका टाइम पीरियड पूछूं तो आपको लोग कहेंगे इन्फिनिटी। तो आपने माना कि इन्फिनिटी टाइम के बाद सेम साइकिल रिपीट होगी, मतलब कि कभी रिपीट नहीं होने वाली। ठीक, तो अगर टाइम पीरियड इन्फिनिटी है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? जीरो। लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल एनर्जी इज जीरो। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है जो आप लोग जानते हैं, बुक में ये दिया रहता है। एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? जब मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसके लिए ग्राफ। अभी आपने जो ग्राफ बनाया था किसके लिए बनाया था? जब मेन पोजीशन को रेफरेंस माना था। तो जब मेन पोजीशन को रेफरेंस नहीं माना तो उस केस में क्या होगा? ये a, ये माइनस a, ये x इज इक्वल टू जीरो। मेन पोजीशन पे अभी भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो ये कैसा होगा ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी ये क्या होगा? टोटल एनर्जी। इस ग्राफ को याद रखिए, ये तब बनाया है जब मेन पोजीशन पे टोटल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है।
नोट कर लिया? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दिया रहता है और वहां से आपको फाइंड आउट करना रहता है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस सर। चलिए पहले पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। कॉन्सेप्ट है कैसे हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे, फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और आपने क्या किया, F4 सप्लाई किया राइट डायरेक्शन। मैंने कहा 10 न्यूटन अप्लाई कर, ठीक। अगर मैं 10 न्यूटन अप्लाई करूंगा तो स्प्रिंग क्या करेगा, एलोंगेट होगा, ठीक है। आपने कहा ये एलोंगेट हुआ, ये एलोंगेट हो गया, ये F है। आपने माना कि कितना एलोंगेट हुआ, x0। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें टाइम पीरियड पता लगाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या पता लगाएंगे, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जहां पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो आपने कहा कि आप कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मैं कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करूंगा तो स्प्रिंग तो एलोंगेट होगा। अगर स्प्रिंग एलोंगेट होगा तो उसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगा आपका kx0, तो जिस पर्टिकुलर पोजीशन पे नेट फोर्स 0 हो जाए, इसका मतलब F इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाए, kx0। जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो किसके इक्वल हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन पोजीशन। याद रखिएगा एसएचएम में हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि मीन पोजीशन क्या है। और मीन पोजीशन का मतलब होता है कि जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0। तो हम लोग मीन पोजीशन पता लगाएंगे और मीन पोजीशन पे फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे। तो आपने यहाँ पे मीन पोजीशन पे फोर्स की इक्वेशन लिखी। अब जैसे ही मीन पोजीशन पे आपने फोर्स की इक्वेशन लिखी तो ब्लॉक तो आगे मूव करेगा नहीं, ठीक। लेकिन मेरे को यहाँ पे क्या पता लगाना है, टाइम पीरियड पता लगाना है। तो अगर मेरे को टाइम पीरियड पता लगाना है तो मैं क्या करूंगा, मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा पार्टिकल को। तो आपने क्या किया, मीन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया x। अगर मैं मीन पोजीशन पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या मैं फोर्स की इक्वेशन लिख सकता हूँ। जब आपने x डिस्प्लेसमेंट दिया, F तो लग ही रहा था इस डायरेक्शन में, अंदर की तरफ क्या लगेगा, kx0 तो लग ही रहा था, kx और लगने लगेगा, ठीक। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, किस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट दिया है, राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स क्या है, एफ। और लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है, के एक्स प्लस एक्स नॉट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यही तो होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो F माइनस के एक्स नॉट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से देखिए के एक्स नॉट तो F के इक्वल था, F इज इक्वल टू के एक्स नॉट था, जो मीन पोजीशन पे फोर्स की इक्वेशन लिखी थी आपने। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ठीक। स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कीजिए एसएचएम की, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसएचएम। इसका मतलब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बाई एम। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। तो टाइम
पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आया समझ में? आप लोगों को आवाज आ रही है? यस यस सर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये पहला मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम लोग फोर्थ इक्वेशन से टाइम पीरियड निकाल रहे हैं। नोट कीजिए। फोर्थ इक्वेशन में कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम लोग मेन पोजीशन निकालेंगे, मेन पोजीशन पे फोर्थ की इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद पार्टिकल को मेन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे और उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे नेट फोर्स, और नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां से एक्सेलरेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ओमेगा निकालेंगे और फिर टाइम पीरियड निकालेंगे। ये जनरल मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। कहीं पे भी टाइम पीरियड पूछा जाए यही लॉजिक लगाने वाले हैं हम लोग। ग्रेविटेशन में भी आपने देखा होगा कि टनल हमने खोद दिया और उसमें पार्टिकल रख दिया, उसको स्मॉल डिस्टेंस, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, किसी कॉर्ड के लॉन्ग टाइम पीरियड कितना होगा। इलेक्ट्रोस्टैट में भी हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार रिपीट होगा। अब फ्लूइड का इक्वेशन है जो मैंने बोला हम लोग करेंगे, तो इसके बाद वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ठीक है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक को भी सीखेंगे लेकिन कुछ टाइम के बाद। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग लेंथी प्रोसीड्यूर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक पाएंगे जिसको हम लोग एक लाइन में सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया सभी ने? यस ठीक है। यहाँ पे कंक्लूडिंग पार्ट क्या है? मेन है कंक्लूजन। इसको याद रखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो एक लाइन में सोल्यूशन चाहिए या क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन है, अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया था F, है ना। लेकिन जब मैंने टाइम पीरियड निकाला तो वहां पे F कहीं भी नहीं आ रहा। इसका मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अगर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पे कोई भी कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करने वाला। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांस्टेंट फोर्स। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं कई सारे क्वेश्चन आप ऐसे बता सकते हैं। मैंने कहा कि ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मैंने ऐसे हैंग कर दिया और इसका पूछा कि टाइम पीरियड क्या होगा। आप कहेंगे सर इसमें तो कांस्टेंट फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो कांस्टेंट फोर्स है ना, mg तो हमेशा लगता रहेगा। इसका मतलब इसमें भी टाइम पीरियड कितना आना चाहिए। मैंने कहा ऐसा सिस्टम है, ये वेज है, यहाँ पे है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया, यहाँ पे एम ब्लॉक लगा दिया, इस पे कांस्टेंट फोर्स नीचे कितना लग रहा है एम जी साइन थीटा, ये भी तो कांस्टेंट फोर्स है। इस केस में भी टाइम पीरियड कितना आने वाला है सेम 2 पाई अंडर टाइम अपॉन टी। यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स से इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड। मैं इसको बिल्कुल वर्टिकली डाउन कर दूं, लाइन प्लेन पे रख दूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर दूं, हर एक केस में टाइम पीरियड क्या आएगा सेम आएगा। यहाँ पे निकालने की आवश्यकता नहीं है, निकालिएगा मैं प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन देखें क्लास वीकली। चलिए ठीक है, फिर आज अभी तक, फिर मेरी 2 मिनट के बाद क्लास, ठीक है। तो आज केमिस्ट्री वाले सर की तबीयत सही नहीं है, तो आज केमिस्ट्री की क्लास नहीं आ पाई, ठीक है। उन्होंने बोला मैं मैनेज कर दूंगा फ्राइडे को या संडे को किसी दिन, यस ठीक है। चलिए
ओके, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम।